Hello dear students, today we will start the first chapter of NCERT 11th biology, cell the unit of life। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है बाकी के चैप्टर को समझने के लिए, इसलिए सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सेल होता क्या है, तो जिस प्रकार आपका घर छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं और उसी एक सेल को बहुत ही डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेल चैप्टर को। सबसे पहले बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल के बारे में पढ़ा जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो का मीनिंग है सेल और लॉजी का मतलब है लोगोज। लोगोज का इंग्लिश मीनिंग है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें सेल के बारे में पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, उसी को बोलते हैं साइटोलॉजी। अंडरस्टूड। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about cell and their function, it is known as साइटोलॉजी। तो ये पहला पॉइंट है इस चैप्टर के बारे में, साइटोलॉजी की डेफिनेशन। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। इसे नोट करने के बाद आप ये समझिए कि सेल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी और कैसे की थी। तो सेल डिस्कवरी में सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लिखता हूं मैं, वो है रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट सबसे पहले साइटोलॉजी के अंदर आए थे 1665 के अंदर। इन्होंने ये बताया था कि सेल जो है वो एक कंपार्टमेंट की तरह है। एक्चुअली में ये जो है एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस प्लांट का नाम है स्पेनिश ओक ट्री। स्पेनिश ओक ट्री है, एक ट्री है, इसलिए ट्री कुछ इस प्रकार का दिखता है। ट्री के बाहर बार्क होती है कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये है बार्क। बार्क के अंदर होती है इपीडर्मिस। क्या होती है? इपीडर्मिस। इपीडर्मिस के पीछे जो व्हाइट कलर का होता है प्लांट्स के अंदर, वो होता है कोर्क। ये जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, इन्होंने स्पेनिश ओक ट्री की जो बार्क है उसके अंदर स्टडी की थी और बताया था कि कंपार्टमेंट्स के जैसे कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिखे हैं। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जो उनको माइक्रोस्कोप में दिखा था, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर उन्हें दिखी थी। ये जो लाइनें आप देख रहे हो, ये सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एक बॉक्स बना है ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये बार्क का सेल है, इसलिए बार्क के सेल डेड सेल होते हैं। ये डेड सेल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, ये सब इस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, उसको अगर मैं डिटेल में बताऊं तो मुझे इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा। अगर किसी सेल में साइटोप्लाज्म नहीं है तो उस सेल को हम डेड सेल मानेंगे। साइटोप्लाज्म नहीं है और इसी सेल में नहीं था साइटोप्लाज्म, ये बार्क का सेल था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कहाँ की है, किसके अंदर की है और वो कैसा सेल था। क्या इतना समझ में आया? रॉबर्ट हुक को बहुत सारे क्रेडिट दिए गए। पहला क्रेडिट तो है डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, या फिर आप सेल बोल सकते हो, डेड सेल या फिर सेल, क्योंकि सेल की डिस्कवरी डेड सेल के रूप में हुई है सबसे पहले 1665 में। और क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट ये है जिन्होंने साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर काम किया, इसलिए इनको बनाया गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी ये भी कौन है? रॉबर्ट हुक ही है। उसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी माइक्रोग्राफिया नाम से। माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया बुक के जो राइटर है वो भी कौन है? रॉबर्ट हुक है। इसी किताब के अंदर लिखा था कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें मुझे डेड सेल जैसा कुछ कंपार्टमेंट दिखा है।
एक्चुअली में इन्होंने जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया था वो था सेल्यूला। इस सेल्यूला वर्ड को बाद में कन्वर्ट करके बदला गया था सेल के अंदर। उनको जो बार के अंदर कंपार्टमेंट दिखे थे उस कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल्यूला नाम दिया था, इसी को बाद के साइंटिस्टों ने सेल में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये है सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के बारे में बताया है, रॉबर्ट हुक। उनको क्या क्या क्रेडिट मिले हैं वो आप देख सकते हो। प्लीज नोट इट, देन वी फर्दर मूव ऑन। Now we move on with next scientist which is come in the branch of cytology. रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेन हुक आएंगे और वो लिविंग सेल की डिस्कवरी करेंगे। आई होप यू नोट दिस। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक के बाद। ऑलमोस्ट 1674 में ये साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। इनके पास कौन सा क्रेडिट है? इनके पास है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल का क्रेडिट है। उसके अलावा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? जैसे रॉबर्ट हुक ने स्पेनिश ओक पे एक्सपेरिमेंट किया था, इनका एक्सपेरिमेंट मॉडल में 5 नाम आपको याद रखने हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट, आरबीसी एंड स्पर्म। इनको हम आगे के चैप्टर में बायोलॉजी में भर भर के पढ़ेंगे, क्या है बैक्टीरिया, क्या है प्रोटोजोआ, क्या है यीस्ट। तो अभी के लिए आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। इन ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था ल्यूवेनहॉक ने और लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने कर दी थी। क्योंकि इन्होंने भी कुछ डिस्कवरी की है तो इनको भी फादर बनाएंगे भाई। फादर बनाने के लिए पहले तो एक ब्रांच बनाएंगे, तो इनको बनाया गया फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप के सहायता से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, उनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। और उस पूरी ब्रांच के फादर बना दिया था ल्यूवेनहॉक को। अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। अब हम समझेंगे सेल थ्योरी क्या चीज है भाई। इफ आई टॉक अबाउट सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्टों ने दिया था। पहले साइंटिस्ट थे मैथियास स्लाइडन, मैथियास स्लाइडन, और दूसरे थे थियोडोर स्वान। तो इन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो पहले तो इन 2 साइंटिस्टों को समझते हैं। ये जो साइंटिस्ट है ये एक बोटेनिस्ट है, बोटेनिस्ट। और ये जो साइंटिस्ट है ये एक जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट का मतलब ये एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बॉटनी जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अगर जूलॉजिस्ट है तो ये थे इंग्लैंड से। कहाँ से थे? इंग्लैंड से। और ये थे जर्मनी से। कहाँ से थे? जर्मनी से। इनकी कंट्री और ये किस ब्रांच से थे वो भी मैंने लिख दिया है। उसके अलावा इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था 1838 में, जबकि इन्होंने 1 साल लेट 1839 में इसी थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया था। तो कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया था वो भी मैं सेल थ्योरी का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। जो थियोडोर स्वान थे इन्होंने एक लाइन कही थी कि जो सेल वॉल है, अब सेल वॉल क्या है ये हम आगे समझेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी इनकी डिस्कवरी के लिए हमें नाम लिखना पड़ेगा। सेल थ्योरी इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ, जो आपकी सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर है किसका?
प्लांट सेल का। ये बात किसने बताई है? जूलॉजिस्ट ने, स्वान ने बताई है भाई, थियोडोर स्वान ने। क्योंकि ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलता है, इसलिए उनका यूनिक कैरेक्टर है। लेकिन प्लांट के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट करते थे ये, फिर ये बात इन्होंने कैसे बताई? एक्चुअली में ये एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब इन्होंने कुछ प्लांट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि ऐसी स्ट्रक्चर जो एनिमल्स के सेल में नहीं है और प्लांट के सेल में है, उसी को इन्होंने सेल वॉल बोला था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये लाइन किसने बताई है? ये जूलॉजिस्ट स्वान ने बताई है। इतना समझ में आया? उसके अलावा जो आपके ये बोटनिस्ट है, इन्होंने भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये था जो कि सेल थ्योरी के स्टेटमेंट में भी रखा गया। कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स, ये दोनों आते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cells and their products। ये बात जो है सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है, और इसमें बताया गया है कि जितने भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सेल्स के बने होंगे या फिर उनके प्रोडक्ट्स के बने होंगे, और जो बिल्कुल सही भी है। दूसरी बात जो सेल थ्योरी में बताई गई वो ये थी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। यानी कि लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में भी सेल यूज हुआ है और उसके काम करने में भी सेल काम में आता है। ये दोनों स्टेटमेंट किसके हैं? सेल थ्योरी के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुए थे ये स्टेटमेंट। और सेल थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए। सेल थ्योरी के बाद हम बात करेंगे, एक साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने बताया था कि सेल आखिर ओरिजिन कहां से होते हैं। प्लीज नोट इट, देन वी फर्दर मूव ऑन। अब हम समझते हैं सेल थ्योरी को समझने के बाद ऑर्गेनिजम्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब है एक, सेलुलर का मतलब है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं। मल्टी का मतलब है बहुत सारे, सेलुलर का मतलब है फिर से सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कर सकते हैं आखिर? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर सकते हैं भाई। इनको जिंदा रहने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मल्टी सेलुलर को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर में एक सेल है, जब पूरा सेल बन जाता है तो वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा और वो अकेला रह सकता है ना। और अगर पूरी तरीके से सेल अभी नहीं बना है, जैसे कि वायरस, तो वायरस जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। उनको जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ेगा। ये बात इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में है। अगली बात अगर मैं लिखूं तो ये जो कंप्लीट सेल है वो सभी असेंशियल फंक्शन कर सकता है। सेल कैन परफॉर्म ऑल असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ।
लाइफ के जितने भी एसेंशियल फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर सकता है? सेल परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा सेल प्रेजेंट है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं और वो किसी भी एसेंशियल फंक्शन को शो भी कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्या इतना समझ में आया? हमने सेल थ्योरी को समझा। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट आए हैं, मैथियास स्लाइडन और थियोडोर स्वान। स्वान एक जूलॉजिस्ट है जो एनिमल सेल के ऊपर काम करते हैं। अगर वो एनिमल सेल के ऊपर काम करते हैं तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी डिस्कवरी की है। अगर आपसे कोई पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर भी है भाई थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान, क्योंकि यही साइंटिस्ट थे जो एनिमल्स के ऊपर काम करते थे और इन्होंने इसकी खोज कर दी है। अगली बात जो हम लिखने वाले हैं वो सेल थ्योरी के बाद की बात है। सेल थ्योरी के बाद एक साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ विचरो। रुडोल्फ विचरो 1855 में आए थे और इन्होंने ये बताया कि जो न्यू सेल होते हैं वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, आखिर नए नए सेल्स आते कहाँ से है। इन्होंने एक लेटिन में वर्ड दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब उत्पन्न होना, बनना, फॉर्मेशन होना, प्रोडक्शन होना। सेल्यूला का मतलब है सेल, इसका भी मतलब है सेल। ई का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। ये पूरा सेंटेंस लेटिन लैंग्वेज का है जो रुडोल्फ विचरो ने अपनी किताब में लिखा था। इसका इंग्लिश में वर्जन मैंने नीचे लिखा है कि जो ओरिजिन ऑफ सेल्स है वो कहां से होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। यानी कि जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज दिस इज ए सेल, इसमें होता है सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन, और दो नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सेल वेरी सिंपली बीच में से टूटेगा और दो नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जो नया सेल है, ये नया सेल है। ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स कहां से हुआ है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये वो सेल है जो पहले से बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके टूटने से नए सेल्स बने हैं। ये बात किसने बताई है? रुडोल्फ विचरो ने 1855 में बताई है। इसी बात को लेकर एक नई थ्योरी दी गई जिसको बोलते हैं लिनिएज थ्योरी। सेल लिनिएज थ्योरी इसका पूरा नाम आप लिख सकते हो। इस स्टेटमेंट को लेकर बनाई गई है सेल लिनिएज थ्योरी। सेल लिनिएज थ्योरी किसने दी है? रुडोल्फ विचरो ने दी है, 1855 में दी है। और इसका स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही अच्छे से। इतना समझने के बाद अब हम कुछ और समझते हैं सेल के बारे में। ये तो था डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड, कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है। सेल थ्योरी के दो स्टेटमेंट भी मैंने आपको लिखवा दिए। लेकिन रुडोल्फ विचरो के आने के बाद सेल थ्योरी में कुछ चेंज किया गया, क्योंकि सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि भाई नए सेल्स कैसे बनेंगे, और रुडोल्फ विचरो ने आकर ये एक्सप्लेन कर दिया कि वे नए सेल्स ऐसे बनेंगे। तो सेल थ्योरी के जो दो स्टेटमेंट लिखे थे उनमें मॉडिफिकेशन हुआ, और वो दो स्टेटमेंट क्या बने वो आप फिर से लिखेंगे। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। पहला स्टेटमेंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell and their products। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है सेल थ्योरी का जो मॉडिफिकेशन के बाद बना है। अगला जो स्टेटमेंट बना है वो ये बना है कि न्यू सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये लाइन किसने दी थी? मैथियास लाइडन और थियोडोर स्वान ने दी थी। ये लाइन किसने दी थी? रुडोल्फ विचरो ने दी थी। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके इन दो स्टेटमेंट के रूप में बदल दिया गया। अब प्लीज नोट इट, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो इतना समझने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सेल चैप्टर को। एक्चुअली में अभी सेल चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये कुछ इनिशियल साइंटिस्ट है जो आपको पता होने चाहिए। सेल में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस। तो आप ध्यान रखिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डिस्कवरी की है आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने ये डिस्कवरी की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना पता होने के बाद हम समझते हैं कि सेल कैसे हो सकते हैं, सेल कितने तरह के होते हैं बॉडी में, उनकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो प्लीज नोट इट, देन वी फर्दर मूव ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल, तो आपका आंसर शायद होगा ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। इसका आपको डायामीटर भी पता होना चाहिए, 17 × 15 सेंटीमीटर का ये अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, ये तो एनिमल सेल है, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग एक जंतु है। लार्जेस्ट प्लांट सेल अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका आंसर होगा एसिटाबुलेरिया। बुलेरिया ये एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी है भाई, एक ही सेल का बना हुआ पूरा एल्गी है। जो नदी तालाबों में हरा कलर का शैवाल आपको तैरता हुआ दिखता है वही एल्गी होता है, वो हरे कलर का होता है। उसका एक मेंबर है एसिटाबुलेरिया, वो सबसे बड़ा सेल है प्लांट्स के अंदर। तो ये लार्जेस्ट सेल है, आपको पता होना चाहिए। प्लीज नोट इट, देन वी फर्दर मूव ऑन। इसका आप डायमीटर और इसका मेजरमेंट भी लिख सकते हो, 17 × 15 सेंटीमीटर, और इसका भी लिख सकते हो, ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का होता है। अगर मैंने नहीं बताया कि मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ या प्लांट की, सीधा मैंने पूछा लार्जेस्ट सेल तो आंसर है ऑस्ट्रिच एग, और मैंने बोल दिया लार्जेस्ट एनिमल सेल तो भी आंसर क्या है? ऑस्ट्रिच एग। अगर मैंने बोल दिया लार्जेस्ट प्लांट सेल तो आंसर है एसिटाबुलेरिया। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्योंकि 10 सेंटीमीटर से बड़ी सेल है ये 17 × 15 सेंटीमीटर वाली। अंडरस्टूड और नॉट? रियली अंडरस्टूड। तो आगे बढ़ते हैं लार्जेस्ट सेल के बाद। अब हम लिखते हैं कुछ स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। स्मॉलेस्ट सेल होता है एक बैक्टीरिया का सेल जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो इसको भी आप लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है भाई। इसी का दूसरा नाम है PPLO। इसकी फुल फॉर्म हालांकि आगे हम इसको भर भर के पढ़ेंगे, प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में, PPLO है ना। निमोनिया करने वाला ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। प्लीज नोट इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन या नर्व सेल। क्योंकि नर्व सेल को दूर दूर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, इसलिए ये सबसे लंबा सेल होता है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गेस्ट सेल प्लांट के अंदर कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट्स, तो इसका आंसर है सक्लेरेन काइमा का सेल। नारियल के ऊपर जो जूट होती है उसकी फाइबर, वो एक फाइबर पूरा एक सेल है,
उस सेल को बोलते हैं सक्लेनकाइमा सेल, क्योंकि वो बहुत लंबा है, वो प्लांट का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। प्लीज नोट इट। अगर मैं आपको पूछूं कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर होगा एग। कौन सा एग? फीमेल एग, जिसको बोलते हैं oocyte, यही है फीमेल एग। ये होता है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल। ह्यूमन बॉडी के सबसे लंबा सेल कौन सा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम समझते हैं कुछ शेप एंड साइज सेल्स के, कि कैसे कैसे साइज हो सकते हैं सेल के। जो सेल का शेप होता है और जो साइज होता है, सेल का शेप और साइज, ये डिपेंड करता है किस पे? सेल के फंक्शन पे। जैसा उसका फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि सेल कितना बड़ा होगा और किस शेप का होगा। जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आरबीसी, किसकी बात करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन आरबीसी का। इसका जो शेप है वो होता है राउंड एंड बाई कॉनकेव। कैसा होता है? राउंड एंड बाई कॉनकेव। राउंड का मतलब ये गोल होता है, और कॉनकेव का मतलब इसकी ऊपर वाली सरफेस और इसकी नीचे वाली सरफेस बीच में से दबी हुई होती है। जैसे कैरम की गोटी देखी है आपने, गोल तो है लेकिन बीच में से क्या है? वो दबी हुई है, तो इसलिए बोलते हैं बाई कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस बन रही है दोनों तरफ, बाई का मतलब दोनों। अंडरस्टूड? राउंड तो आपको दिख ही रहा है, ये राउंड है। और इसका जो डायामीटर है वो भी आपको दिया है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायामीटर यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 7 माइक्रोमीटर। अंडरस्टूड? आरबीसी का शेप और इसका डायामीटर दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आरबीसी को हीमोग्लोबिन को लेकर चलना है। हीमोग्लोबिन को क्यों लेके चलना है? क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन और CO2 दोनों कंबाइंड होके ट्रांसपोर्ट होती है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगी टिश्यू तक। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन को रखने के लिए आरबीसी की दोनों सरफेस कैसी हो गई है? बाई कॉनकेव हो गई है। और इसने अपना शेप भी कैसे बनाया है? राउंड बनाया है। तो ये इसका फंक्शन है, इसीलिए इसका शेप कुछ ऐसा हुआ है। इसीलिए लिखा जाता है कि फंक्शन जैसा होगा वैसा ही सेल का शेप होगा। ये पहला एग्जाम्पल था। कुछ और एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं आपके सामने। जैसे न्यूरॉन का सेल ड्रॉ करके देखते हैं। न्यूरॉन का सेल कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ ऐसा। ये जो लंबा फाइबर है इसका नाम होता है एक्सोन, और यहाँ पे लगे होते हैं टर्मिनल्स। एक्सोन टर्मिनल या फिर साइनेप्स भी बोलते हैं। ये मेन सेल है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूरॉन का सेल कुछ इतना लंबा होता है, ये लॉन्ग होता है भाई, दिख ही रहा है आपको। ये लॉन्ग क्यों होता है? इसका फंक्शन के अकॉर्डिंग। इसका फंक्शन है सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करना, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना। जिसे ट्रांसपोर्ट करना है उसे दूर दूर तक जाना है भाई सिग्नल को लेकर। तो सिग्नल को लेकर दूर दूर तक जाने के लिए इसकी लंबाई भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका शेप और साइज कुछ ऐसा बनाया है इसके फंक्शन के कारण। इसीलिए लिखा जाता है कि जैसा फंक्शन होगा वैसा ही शेप एंड साइज होगा। कुछ और एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी, तो हम भी समझते हैं एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में। अगला एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी ने डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी हमने समझा, अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसका जो शेप होता है वो अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड का मतलब इर्रेगुलर, कैसा भी बना सकते हो आप, कैसा भी। आरबीसी कुछ
राउंड और बाई कॉनकेव था, जबकि WBC कुछ इस प्रकार का सेल होगा। इसका जो बाउंड्री है, इसका जो शेप है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, वो इर्रेगुलर होता है, क्योंकि इसे जर्म्स को खाना होता है। ये जर्म्स, जैसे ये कोई जर्म्स का पार्टिकल WBC के करीब आया तो WBC यहाँ से सूडोपोडिया बनाएगी। क्या बनाएगी? ये क्या है? सूडोपोडिया। इन सूडोपोडिया की हेल्प से इस जर्म्स को अपने अंदर ले लेगी और ये मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी और इस जर्म्स को अंदर लाकर मारकर खा लेगी WBC। तो WBC का काम क्या है? सूडोपोडिया की हेल्प से जर्म्स को खाना और इन्हें मारना। इसीलिए इनका शेप कैसा हो जाता है? इर्रेगुलर और अमीबॉइड हो जाता है। इसीलिए लिखा गया है जैसा फंक्शन होगा वैसा ही सेल का शेप और साइज होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने ह्यूमन स्पर्म का, क्योंकि स्पर्म को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और oocyte यानी कि फीमेल एग तक पहुंचना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो और फर्टिलाइजेशन होके नया ऑर्गेनिज्म बने। इसीलिए उस स्पर्म के ऊपर एक फ्लैजिला लगा होता है। स्पर्म की स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं तो स्पर्म कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। स्पर्म कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, कुछ ऐसा। यहाँ पर मिडल पीस होता है और मिडल पीस से एक पतला सा फ्लैजिला निकलता है। ये ह्यूमन स्पर्म है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फ्लैजिला। फ्लैजिला का फंक्शन होता है इसको मोटाइल बनाना, इस स्पर्म को चलने में हेल्प करना, जिसकी सहायता से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही तेजी से चले। और यहाँ पर होता है इसका न्यूक्लियस। स्पर्म की स्ट्रक्चर हम बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। फ्लैजिला और न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका फंक्शन ऐसा है। ऐसा कैसा? इसको चल के बहुत दूर जाना है, इसलिए चलने के लिए यहाँ पे फ्लैजिला दिया गया है। क्या वो बात आपको फिर से समझ में आ रही है कि जैसा फंक्शन होगा वैसा ही सेल का शेप और साइज होगा? आगे समझते हैं हम। एनसीईआरटी अगला एग्जाम्पल देती है ट्रेकीड सेल का, तो हम उसे समझाते हैं ट्रेकीड सेल को। अगला एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है ट्रेकीड सेल्स का। ट्रेकीड जो है ये एक जाइलम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? जाइलम का। और जाइलम का फंक्शन होता है वाटर यानी कि H2O को कंडक्ट करना, H2O को ट्रांसपोर्ट करना। एक जगह से यानी जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का है। और जाइलम के अंदर होते हैं ट्रेकीड के सेल्स। क्योंकि इसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है इसलिए इन सेल का शेप होता है लॉन्ग। कैसा शेप होता है? लॉन्ग शेप होता है। तो क्या इसका फंक्शन भी डिपेंड करता है इसका शेप भी डिपेंड करता है इसके फंक्शन पे? ऑब्वियसली करता है। अगला एग्जांपल एनसीईआरटी देती है मीजोफिल सेल का। मीजोफिल सेल्स जो है ये लीव्स के अंदर होते हैं। लीफ, पत्तियां जो होती है पेड़ों की, उसके अंदर होते हैं। इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्या फंक्शन है भाई? फोटोसिंथेसिस करना। अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो CO2 और वाटर की रिक्वायरमेंट है जिससे ग्लूकोज बनेगा। इन दोनों मटेरियल को रखने के लिए मीजोफिल का शेप जो है वो राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। राउंड के अलावा ये एग साइज के भी हो सकते हैं भाई। राउंड ऐसा और एग ऐसा, इन दोनों शेप के मीजोफिल के सेल्स मिल सकते हैं ताकि इनमें CO2 और H2O रह सके जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके। क्या यहाँ से भी ये बात प्रूफ हो रही है कि जैसा सेल का फंक्शन होगा वैसा ही सेल का शेप और साइज होगा? बिल्कुल होगा। इतने एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। एक और एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि एपिडर्मिस के कुछ सेल्स होते हैं ऐसे पिलर के जैसे। पिलर होता है जिसको आप कॉलम बोल सकते हो। ये सेल्स है कोलुमनार सेल्स। इन सेल्स का नाम है कोलुमनार सेल्स। कॉलम के जैसे हैं इसलिए कोलुमनार सेल्स इनको बोलते हैं। ये हमारी स्किन के अंदर भी होते हैं। स्किन के अंदर भी कोलुमनार सेल्स होते हैं
क्योंकि इनका फंक्शन कुछ ऐसा है जिससे इनको लंबा होना पड़ा, और इनका न्यूक्लियस जो है बेस पे होता है, इसलिए बेसल न्यूक्लियस। इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका शेप चेंज हो चुका है, और चेंज होकर कैसे बन चुके हैं, ये लॉन्ग बन चुके हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये सारे एग्जाम्पल विद डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो कि आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद सेल के बारे में कुछ और समझते हैं। तो हमने रॉबर्ट हुक, ल्यूएन हुक, मैथियास लाइडन, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ विचरो और रॉबर्ट ब्राउन, इन कुछ साइंटिस्टों की बात की है। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड गुड बाय।